सलाम सामीन। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में मुसलमानों की पसमानदगी की वजह दीन से दूरी है। ये दावा महज एक बेबुनियाद अफसाना है। ये उन मौलवियों का फरेब है जिन्हें हर तरक्की अपने तसल्लुत के लिए खतरा महसूस होती है, और ये उन बेवकूफ़ों का यकीन है जिन्हें सोचने से डर लगता है। हम मुसलमान दुनिया में एक वाहिद कौम है कि जब तक हम अपने रिलीजन से जुड़े रहते हैं हम साइंस में बड़ी तरक्की करते हैं। We have declined because we have gone away from our religion. The Westerners have advanced because they too have gone away from their religion. जदीद तालीम के मिजाज और उसकी तबीयत पर गौर करने से ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि वो इस्लाम के मिजाज और उसकी तबीयत के बिल्कुल मुनाफी है। हम किसी भी शोबा इल्म को इस्लामी आलिम दिए बगैर कबूल नहीं करते। तो ये वो कोशिश है जो हम पिछले 50 साल से कर रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्लामी रंग दें। जितने रिलीजन से हम करीब उतने बाकी दुनिया में हम साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली हम बाकी दुनिया से सुपीरियर। दीन पर अमल करके आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, अपने अखलाक बेहतर कर सकते हैं, आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन साइंसी तरक्की को खुदा ने दीन पर अमल से मशरूत नहीं किया है। तारीख से साबित है कि साइंस किसी तहजीब, किसी नस्ल और किसी खित्ते की मिरास नहीं है। दीन से दूरी अगर साइंसी पसमानदगी की वजह होती तो अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान और कोरिया में साइंस और टेक्नोलॉजी का वजूद ही नहीं होता, और तमाम तर वसाइल के हामिल 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक के 2 अरब मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में ऐसे डिसफंक्शनल नहीं होते कि पेजर जैसी बोसीदा टेक्नोलॉजी के लिए भी उनके मुजाहिदीन को ताइवान और बेल्जियम की तरफ देखना पड़ता। मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया से पीछे क्यों हैं? इस सवाल का दुरुस्त जवाब सुनिए। साइंस एक अक्ली इल्म है। अक्ली उलूम की बुनियाद अक्ल पर होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, फिलॉसफी ये वो इल्म हैं जिनको समझने के लिए और जिनमें तरक्की करने के लिए अक्ली अंदाज़े फ़िक्र इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अक्ल का काम है रीज़न करना, वजहें दरियाफ्त करना, असबाब खोजना और असबाब और नताइज के ताल्लुक से उसूल अखज़ करना। और मसला ये है कि मुसलमान उलमा का एक बड़ा तबका असबाब का इनकार करता है। वो ज़ाहिरी असबाब को नज़र का धोखा करार देता है और असबाब पे भरोसा करने को अकीदे के ख़िलाफ़ समझता है। और चूंकि अक्ल का काम ही असबाब खोजना है, सो इब्न रुशद के अल्फाज में जब आप सबब का इनकार कर देते हैं तो आप अक्ल का इनकार कर देते हैं। सो अक्ली उलूम के मैदान में मुसलमानों की पसमानदगी का बुनियादी सबब यह है कि मुसलमान उलमा का एक बड़ा तबका अक्ल को गुमराहकुन मानता है, अक्ली अंदाज़े फ़िक्र को कमज़ोर ईमान की निशानी करार देता है, अक्ल से सोचने वालों को बुज़दिल और बेअमल समझता है, अक्ल के हामियों के ईमान को शक की निगाह से देखता है, और इन जनरल अक्ली उलूम यानी साइंस और फ़लसफ़े के नज़रियात को या तो आउटराइट रिजेक्ट करता है या इन नज़रियात को अपनाने में तामुल से काम लेता है। अक्ल की इस मुखालिफत की एक तारीख है। इस तारीख का आगाज़ वाक़या करबला से होता है, जब दरबारी उलमा ने बनु उमय्या के मजालिम को जस्टिफाई करने के लिए खुदा के कादिर मुतलक होने के तस्वुर का सियासी इस्तेमाल किया। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि इस कायनात का हर वाकया सिर्फ और सिर्फ खुदा की मर्जी के ताबे है। जो कुछ होता है वो खुदा की मर्जी के ऐन मुताबिक होता है, और खुदा के अलावा किसी वाकये का कोई सबब नहीं होता, चाहे वो वाक़या करबला ही क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया के तमाम वाक़यात लोहे महफूज में पहले से ही दर्ज हैं। सो इंसान तकदीर के आगे बेबस है। जालिम भी अपने जुल्म के इर्तिकाब में मजबूर हैं। लिहाजा हुक्मरानों के मजालिम को खुदा की मंशा और नविश्ता तकदीर समझकर एतराज़ नहीं करना चाहिए और उनके मजालिम पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। यहाँ से इस्लाम में एक तवील बहस का आगाज़ हुआ कि इल्म और शऊर के मैदान में असबाब और अक्ल का क्या मकाम है। इस बहस में एक साइड का क्लेम ये था कि नतीजा सबब पर डिपेंड करता है, कॉज और इफेक्ट का ताल्लुक लाजमी है, और इस ताल्लुक के पीछे के उसूल को हम अक्ल के ज़रिए समझ सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू को कदरिया, मुतज़िला और फ़िलासफ़ा ने सपोर्ट किया, जबकि दूसरी तरफ जबरिया, अशरिया और सूफिया का मानना था कि असबाब पे भरोसा करना इस्लाम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि खुदा इस कायनात को असबाब के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाता है, और कॉज और इफ़ेक्ट का बज़ाहिर लाजमी ताल्लुक असल में महज खुदा की रूटीन या आदत है। खुदा जब चाहे ये रूटीन बदल ले और किसी भी कॉज से कोई भी इफेक्ट बरामद हो जाए। फेथ और रीजन की ये बहस सदियों चलती रही। मीनवाइल अक्ल के हामियों की इल्मी काविशों के नतीजे में इस्लामी दुनिया में इल्म के सुनहरे दौर का ज़हूर हुआ।
لیکن الٹیمیٹلی عقل کے حامیوں کو شکست ہوئی۔ امام غزالی کی تعلیمات کے زیر اثر اسلامی دنیا نے عقل کی مخالف سمت میں ایک فیصلہ کن موڑ لیا اور 12ویں صدی کے بعد سے اسلامی دنیا میں سائنس کا سنہرا دور زوال پذیر ہو گیا۔ اس زوال کے موضوع پر پچھلے چند ماہ میں نے کئی ویڈیوز بنائی اور عام پبلک کے لیے یہ بات بہت چونکا دینے والی تھی کہ ہمارے علماء عقل کی مخالفت اور کوزیلٹی کی نفی کرتے رہے۔ کچھ لوگوں نے اس دعوے کو متعصب یورپی اورینٹلسٹ کی اسلام کے خلاف سازش بھی قرار دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام بحث اور اس سے متعلقہ واقعات اس دور کے مسلمان مورخین کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہیں۔ 1377 میں شائع ہونے والے مقدمہ ابن خلدون کے 6 چیپٹر میں اسلامی دنیا میں علوم کی اقسام اور تعلیم کے طریقہ کار کو تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس چیپٹر میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور کی اسلامک ورلڈ میں یہ سوچ رائج ہو چکی تھی کہ عقلی علوم اور اسباب و نتائج کی کھوج اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ابن خلدون لکھتے ہیں، شریعت میں اسباب پر نظر نہ رکھنے کا جو حکم آیا ہے، اس کا بھید یہی ہے کہ اسباب ایک ایسا لک و دک میدان ہے جس میں انسانی فکر گم ہو کر رہ جاتی ہے اور کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچتی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسانی فکر غیر حقیقی سبب کو حقیقی سبب سمجھ بیٹھتی ہے اور یوں گمراہی کے گڑھے میں جا گرتی ہے۔ اسباب میں بار بار غور و خوض کرنے سے نفس پر کچھ ایسا رنگ چڑھ جاتا ہے کہ وہ اسباب پرستی کا غلام بن جاتا ہے اور پھر اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسباب پر قطعاً نظر نہ ڈالی جائے کہ پھر ان کے جال سے نکلنا دشوار ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر اسباب تک کچھ رسائی ہو بھی جائے تو یہ پتہ چلانا مشکل ہے کہ اسباب کا اثر حوادث پر کس طرح کا ہے اور کیوں کر ہے۔ اگر ظاہری اشیاء کو ہم کسی اسباب سے ہوتا ہوا دیکھیں تو اسباب کی حقیقی تاثیر اور کیفیت پھر بھی تاریکی میں رہتی ہے، کیونکہ انسان کی عقل بہت ہی محدود ہے، اور دراصل انسانی عقل کی اسی کوتاہی پر نظر رکھتے ہوئے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اسباب سے قطعاً نظر پھیر لی جائے اور ان کو محض لغو جانا جائے اور اپنی ساری توجہ اور پوری فکر اس ذات حقیقی کی طرف پھیر دی جائے جو مسبب الاسباب ہے۔ اسباب میں پڑنے والے کے لیے یا تو یہ صورت ہوگی کہ وہ اسباب پر بھروسہ کر بیٹھے گا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا اور کافر ہو جائے گا، یا اسباب کے سمندر میں غواصی کرتا رہے گا اور اسباب اور ان کی تاثیرات میں گھس کر بال کی کھال نکالتا رہے گا۔ تو اس بارے میں وثوق اور بھروسے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نتیجے میں وہ ناکام اور نامراد ہی رہے گا۔ لہٰذا ان خطرات سے بچانے کے لیے ہمیں شریعت سے حکم ملا ہے کہ ہم اسباب کی کرید اور ٹوہ میں نہ لگیں۔ اس اقتباس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خیالات عقل کے کس قدر خلاف ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جن قوموں میں اس طرح کی سوچ رواج پا جائے وہاں سائنس اور فلسفے جیسے ریشنل سبجیکٹس پروان نہیں چڑھ سکتے۔ یہ وہ سوچ تھی کہ جس کے پرتشدد نفاذ نے آج سے 800 سال پہلے اسلامی دنیا میں سائنسی ترقی کا راستہ روک دیا تھا۔ یہ بات بہت تلخ ہے لیکن ہر لحاظ سے حقیقت ہے کہ مڈل ایجز کے مسلمان علماء نے ریشنل تھنکنگ اور اسباب کی کھوج کو شریعت کے خلاف قرار دے کر اسلامی دنیا میں فلسفے اور سائنس کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اسباب اور عقل کے بارے میں آج یہ خیالات مردہ ہو چکے ہیں، کیونکہ سائنسی ترقی کے اس دور میں اس قدر نامعقول اور سائنس مخالف خیالات کا پرچار کرنا آسان نہیں رہا۔ لیکن ان مردہ خیالات کی لاش کا بوجھ آج بھی ہمارے علماء اپنی نفسیات میں لیے پھرتے ہیں۔ کنٹمپریری علماء شریعت کے نام پر اسباب کی براہ راست نفی تو نہیں کر پاتے، لیکن انڈائریکٹلی ان کی گفتگو میں قدیم دور کے عقل مخالف خیالات کی گونج واضح سنائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کئی علماء کی زبانی یہ بات سنی ہوگی کہ سائنس کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، سائنس آج کچھ کہتی ہے کل کچھ اور کہتی ہے، اور اس بات سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانی عقل حقائق کو درست طور پر سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ آپ جو بول رہے عقلیت کے حساب سے، عقلیت جو انسان سمجھتی ہے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے پہلے دنیا لوگ سمجھتے چپٹی ہے، سینکڑوں سال ہزاروں سال پہلے لوگ سمجھتے تھے دنیا چپٹی ہے۔ عقلی نظریات کے تبدیل ہونے کی بیس پر عقل کو ٹارگٹ کرنا، یہ آرگیومنٹ مذہبی حلقوں میں بہت پاپولر ہے، لیکن در حقیقت یہ بالکل بے بنیاد آرگیومنٹ ہے اور بہت ضروری ہے کہ اس دلیل کی غلطی
तफसील से वाज़े की जाए। इसमें कोई शक नहीं कि साइंसी नज़रियात बदलते रहते हैं और साइंस का इल्म आज भी महदूद है। सदियों की तहकीक के बावजूद साइंस इन सवालों का मुकम्मल जवाब नहीं दे सकी कि कायनात का आगाज़ कैसे हुआ, या ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, या इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। इनफैक्ट किसी भी रैशनल सब्जेक्ट के बारे में, बल्कि शायद किसी भी टॉपिक के बारे में कतई तौर पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि वो इल्म मुकम्मल हो चुका है। तो अक्ली उलूम के साथ ये मसला तो है कि वो गैर मुकम्मल है और इसीलिए वो वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मसले से साबित क्या होता है। पुराने वक्तों में लोग इस प्रॉब्लम की बेस पर साबित करते थे कि इंसान की अक्ल बहुत महदूद है और गुमराह कुन है। यही नतीजा इब्ने खुल्दून ने अखज़ किया और यही बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने कही कि चूंकि रैशनल सब्जेक्ट्स बदलते रहते हैं, लिहाजा इंसान की अक्ल पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अक्ल के बारे में ये रिवायती सोच 500 साल पहले बर्पा होने वाले साइंसी इनकलाब के नतीजे में यकसर बदल चुकी है। आज का इंसान अक्ली इल्म के गैर मुकम्मल होने की वजह से अक्ल को रद्द नहीं करता, बल्कि वो अपनी कम इल्मी को एक्सेप्ट करता है और इस एक्सेप्टेंस को इल्मी तरक्की की बुनियाद समझता है। यही वजह है कि युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि साइंसी इनकलाब नॉलेज का इनकलाब नहीं था, बल्कि इग्नोरेंस का इनकलाब था। हरारी लिखते हैं, जदीद साइंसी रिवायत साबिका इल्मी रिवायत से मुख्तलिफ है, क्योंकि जदीद साइंस अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करने में आर महसूस नहीं करती। जदीद जहन खुले दिल के साथ ये बात तस्लीम करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, और इससे भी ज़्यादा अहम बात ये कि हम तस्लीम करते हैं कि जो कुछ आज हम दुरुस्त मानते हैं वो भी आइंदा तहकीक के ज़रिए गलत साबित किया जा सकता है। किसी कॉन्सेप्ट, किसी आइडिया और किसी थ्योरी को मुकद्दस और तनकीद और तब्दीली से मुबर्रा करार नहीं दिया जा सकता। अब सवाल यह है कि हम अक्ल पर ट्रस्ट क्यों कर लेते हैं, हालांकि अक्ली इल्म आज भी नामुकम्मल है। तो इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो अक्ल की नौयत है। अक्ल के जरिए सीखने में वक्त लगता है। इंसान सब कुछ सीख सिखा के इस दुनिया में नहीं आया है। अक्ल इंसान की मख्फी सलाहियत है, ये एक पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए साल हर साल की ट्रेनिंग और रियाजत की जरूरत होती है। यही वजह है कि बच्चे गिर गिर कर चलना सीखते हैं और अटक अटक कर बोलना सीखते हैं। लेकिन उनके गिरने और जबान के लड़खड़ाने का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें अपने सीखने की सलाहियत पर भरोसा छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन्हें सीखने की सलाहियत को मजीद इस्तेमाल करने की जरूरत है। अक्ल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए नताइज अखज़ करती है और इस प्रोसेस का हर स्टेप टाइम टेकिंग है। गलती करना इस प्रोसेस का लाजमी हिस्सा है, क्योंकि इंसान गलती से ही सीखता है और गलतियों से सीख सीख कर अपने इल्म में इजाफा करता रहता है। और जैसे जैसे इंसान के इल्म में इजाफा होता है, वैसे वैसे इंसान में अक्ल इस्तेमाल करने की सलाहियत भी बढ़ती जाती है। यानी अक्ल की बदौलत इल्म में इजाफा होता है और इल्म की बदौलत अक्ल में इजाफा होता है। ये साइकिल यूं ही चलता रहता है और अक्ली नजरियात बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। आज की तारीख तक किसी रैशनल नॉलेज को मुकम्मल नहीं कहा जा सकता है और कोई साइंसदान ये दावा नहीं कर सकता कि वो आखिरी साइंसदान है। और इसमें अक्ल पर डाउट करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अक्ल का तरीक़ाकार ही यही है। अब सुनिए दूसरी वजह और ज्यादा अहम वजह कि जदीद जहन अक्ल पर भरोसा करना क्यों नहीं छोड़ता, हालांकि अक्ली नजरियात तब्दील होते रहते हैं। साइंसी इनकलाब के नतीजे में अक्ल और इल्म के बारे में इंसान ने एक और बात डिस्कवर की जो इंसान इससे पहले नहीं जानता था, और इस बात ने अक्ल पर इंसान के यकीन को मुस्तहकम किया। वो बात यह है कि जब आप अक्ल के जरिए इल्म की खोज करते हैं तो ऐसा नहीं कि इस इल्म का फ़ायदा सिर्फ उस वक्त मिलेगा जब आप इस सफ़र की आखिरी मंजिल पर पहुंचेंगे और आपका इल्म मुकम्मल हो जाएगा। अक्ल के रास्ते के हर कदम पर इंसान के लिए इल्म का नया दरवाज़ा खुलता है और इल्म के हर दरवाजे के पीछे इंसान के लिए एक ख़जाना छुपा होता है। वो ख़जाना है नेचर की पावर। जैसे जैसे इंसान का इल्म बढ़ता है, वैसे वैसे नेचर की पावर पर इंसान का कंट्रोल बढ़ता जाता है। इस कंट्रोल की मदद से इंसान नई से नई टेक्नोलॉजी तख्लीक करता है। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ इंसान की ज़िंदगी आसान करती है, बल्कि उसके शऊर में भी इजाफा करती है, ताकि वो इल्म की खोज में मजीद आगे बढ़ सके। ये वो असल सीक्रेट था जो इंसान ने आज से चंद सदियों पहले क्रैक किया था कि अक्ली काविशों के नतीजे में सिर्फ इल्म में इजाफा नहीं होता, बल्कि इंसान की ताकत, सेहत और दौलत में भी इजाफा होता है। और इस इजाफे के लिए इल्म की आखिरी हद तक पहुंचना भी ज़रूरी नहीं है।
یہ راز جاننے کے بعد انسان نے صدیوں پہلے یہ آرگیومنٹ ترک کر دیا تھا کہ چونکہ عقلی نظریات نامکمل ہوتے ہیں اور تبدیل ہو جاتے ہیں، لہٰذا انسان کو عقل پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علماء آج بھی اس آرگیومنٹ کو دہراتے رہتے ہیں اور عقل کی نفی کرتے رہتے ہیں، اور ان کی ہدایات پر عمل کرنے والے مسلمان معاشروں میں نہ صرف عقلی علوم پروان نہیں چڑھتے بلکہ وہ معاشرے ٹیکنالوجی کے ثمرات سے بھی محروم رہتے ہیں۔ سو مسلمان علماء کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسباب اور عقل کے حوالے سے قدیم علماء کے مسخ شدہ اور فرسودہ تصورات کو کھلے دل کے ساتھ ریجیکٹ کریں اور اس مردہ بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتار پھینکیں جو آج بھی اسلام کو عقل اور سائنس کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے۔ اسباب اور عقل کی نفی کرنے کا نقصان صرف علم کے میدان تک محدود نہیں ہے۔ عقل کو اس کا صحیح مقام دینے سے انکار کرنا معاشرے کی اخلاقی تباہی کا باعث بنتا ہے، معاشرے میں عدم برداشت اور وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے اور پبلک کو ان کے پولیٹیکل رائٹ سے بھی محروم رکھتا ہے۔ سو اسلامی دنیا کے 4 بڑے مسائل یعنی سائنسی پسماندگی، اخلاقی پسماندگی، سیکٹیرین وائلنس اور ٹیررزم اور جمہوریت کا فقدان، ان 4 مسائل کی روٹ کاز یہ ہے کہ مسلمان علماء مذہب کے نام پر اسباب اور عقل کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔